आगे फ्लैग लग जाए, बस ये चीज़ दिमाग में रहती थी। मैंने अपना यूट्यूब इस तरह सेट किया हुआ था कि खोलूं तो बस यूपीएससी आए। हाँ, मतलब मुझे और चीज़ें देखने को ऐसा लगता है मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे सारी मेहनत मम्मी की है। खुद तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हम बहन भाइयों को हमेशा मोटिवेट करना और ऐसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना और लगातार कि बस पढ़ाई करो। हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या कहना चाहिए? आपके चैनल को लाइक करें। नहीं, कौन से सन की बात है? 2011, मैं तो शायद 11 साल की होंगी उस टाइम। तो मुझे लगता है वो मम्मी वाली जो वो रहती थी मन में कि मम्मी को प्राउड फील करवाना है, इस चीज़ से भी मुझे लगा कि ज़्यादा मैं अपने ऊपर प्रेशर के अंदर इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ गया था, बावजूद उसके इन्होंने और इनके परिवार ने पूरे ने हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, अगर प्रेशर रहेगा ना दिमाग पे तो चीज़ें बढ़ेंगी आगे। मुझे ये रहता था कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होएगा, नहीं हुआ तो क्या होएगा। फाइनेंशियल हेल्प कुछ तो मम्मी ने ही किया, उन्होंने किस्त विस्त ली और जैसे भी मैनेज किया। और मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को, स्कूल भी ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, पार्ट टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए मैं स्कूल में जाती थी, देन अपना पढ़ लेती थी घर आके। और छोटी सिस्टर है उसने भी ट्यूशन्स किए, तो इस तरह से मैनेज की चीज़। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आपने देखा कि पिछले 2 दिन के अंदर हमने आपको जो खबर दिखाई, खास तौर पर निम्बी गांव की खबर दिखाई। और निम्बी गांव के अंदर हमने ये दिखाया कि किस प्रकार से एक जो कह सकते हैं कि एक बिल्कुल यंग लड़की जिसने अभी हाल फिलहाल ही कॉलेज किया है, उसने यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन क्रैक किया। और बैकग्राउंड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो घर है, वो घर किस प्रकार का घर है। मात्र एक रूम जिसके अंदर उनका रहना सोना पढ़ना जो भी था। इतने संघर्ष के बाद वो पहुंची यूपीएससी क्रैक करने के लिए, और यूपीएससी क्रैक भी किया और पहले ही चांस में किया और बिना किसी कोचिंग के। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर जानी थी और हमने आपको इनका घर भी दिखाया, गांव वालों से बातचीत भी करवाई और इनकी माताश्री से बातचीत करवाई। बाकी फ़िलहाल हमारे साथ दिव्या तंवर जो हैं, जो अभी आईपीएस बनी हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। इनसे मुलाकात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ दिव्या तंवर, सबसे पहले आपको बताइए। थैंक यू। आपने अपने गांव घर का नाम काफ़ी रोशन किया है, क्या कहेंगे यहाँ इस संघर्ष के बारे में? मैं बस यही कहूँगी कि जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से मैंने किया, वैसे अगर कोई भी बच्चा चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, ये लाइन कल भी इन्होंने अपने मंच पर बोली थी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। जी, कल एक सम्मान समारोह यहाँ पर हुआ था, उसकी भी खबर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बात रही पहले की जो खबरें थी वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आज हम बातचीत करेंगे दिव्या तंवर से कि जो यूपीएससी है इसका विचार ही सबसे पहले दिमाग में क्यों आया, क्योंकि इलाके के अंदर, हरियाणा के अंदर ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी को महत्व दिया जाता है। सरकारी नौकरी में क्या पद हो इसको कम महत्व दिया जाता है। तो इन्होंने थोड़ा सा बड़े पद की तरफ ही, यानी यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तरफ ही रुख क्यों किया? इसके पीछे ये है कि स्कूल में कभी एक बार चीफ गेस्ट बन के आए थे एसडीएम सर, तो उनका जो पावर देखा और उनका इतना रेस्पेक्ट हुआ स्कूल में, उन्होंने जैसे मोटिवेट किया बच्चों को, तो उस टाइम लगा कि हाँ हमें भी बनना है, एसडीएम बनना है हमें भी। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए कॉलेज में आए तो थोड़ा सा सिलेबस देखा और यूट्यूब से भी, नेट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली, तो लगा कि हाँ भाई यूपीएससी करना चाहिए। तो दिमाग में रहा कि हाँ हमें भी यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है। बाकी एसडीएम एचएएस अधिकारी होंगे वो तो? हाँ वो तो, लेकिन आईएएस में भी पहले एसडीएम के लिए 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिनको आईएएस मिलता है। ओके। अच्छा, ये जैसे आपने पढ़ाई कहाँ से करी बताएंगे एक बार? स्कूल और कॉलेज दोनों? स्कूल तो मैंने अपना नवोदय से किया है 6 से 12। उसके बाद कॉलेज यहीं गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से किया है, बीएससी अपनी ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, 1-1.5 साल की प्रिपरेशन, और उसके बाद सीधा यूपीएससी। सिर्फ 1-1.5 साल की प्रिपरेशन? हाँ, बीएससी के बाद स्टार्ट किया था, तो मेरी बीएससी हुई और अब 1.5 साल 2 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते समय कोई कोचिंग करी किसी प्रकार की? कोचिंग तो नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन जो भी टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आते थे, मैंने यूट्यूब से या अकेडमी से या जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अच्छा, यानी लॉकडाउन के बाद आप अपनी जो तैयारी शुरू करने गए थे? नहीं, लॉकडाउन में स्टार्ट कर रही थी। हाँ, लॉकडाउन में शुरू की थी। उसके बाद 1 साल का तो ये पूरा प्रोसेस ही होता है। हाँ। तो उस टाइम स्टार्ट की थी और देन अभी तक। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोचिंग भी नहीं करी, और बाकी प्रयास आपका कौन सा था, पहला दूसरा? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ।
पहले ही प्रयास में? हाँ सर, पहले। ये मोटिवेशन कैसे आया कि मतलब कि इतना ज़्यादा मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है? ऐसे यूपीएससी के कई प्रीवियस टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है, तो मुझे भी यही लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। पहले तो लोग ऐसे ही कहते थे, नहीं यार यूपीएससी तो पंचवर्षीय योजना है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन कई बच्चे थे ऐसे एग्जांपल्स कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, तो मुझे लगा कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, इस बार ही लेना है। अच्छा, कौन सी रैंक आई अपनी? मेरी 438 है। अच्छा, इसमें क्या कैडर मिलने की संभावना है, जैसे आईपीएस की? और शायद आईपीएस की संभावना है या फिर आईआरएस की है। अच्छा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस है मेरे पास, तो प्रोबेबली आईपीएस ही। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पर या अकेडमी वगैरह पर पढ़ाई करते थे आप, तो किन टीचर्स को फॉलो करते थे या कौन सी बुक्स पढ़ते थे? बुक्स तो जो टॉपर्स ने रिकमेंड की स्टार्टिंग में, जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, जैसे जो स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, या मतलब हर सब्जेक्ट की अपनी यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक्स होती है, हमें हर सब्जेक्ट की 2-3 बुक्स तो पढ़नी होती हैं, तो वहीं से, और एनसीईआरटी से। और यूट्यूब पे ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक टीचर था, लेकिन हाँ मैंने जो भी जहाँ से अच्छा मिलता था मटेरियल मैं वहीं पे कर लेती थी, अपना कोई वेबसाइट हो या फिर कोई टीचर हो उसके थ्रू। इस समय जिस समय आप यूट्यूब वगैरह की बात कर रहे हैं या प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? यहाँ पर थे या फिर कहीं यहीं दूसरे थी, शहर में? मैं घर पे ही थी। अपना प्रीलिम्स भी मैंने घर से ही दिया है। प्रीलिम्स जब मेरा हो गया था, सिलेक्शन रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए दिल्ली गई थी मैं 2 महीने के लिए वहाँ से, क्योंकि मेंस लिखना था, दिल्ली सेंटर था, तो नो एग्ज़ाम है, तो यहाँ से तो दे नहीं सकती थी अप डाउन, तो मैंने फिर वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे? हाँ। और एग्जाम्स दिए, नो एग्जाम्स होते वो सभी एग्जाम जी दिए। सर। अच्छा, इसमें इंटरव्यू एक अहम जो है हिस्सा होता है, क्या आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे? हाँ सर, मॉक इंटरव्यू काफ़ी लगाए थे, लगभग 7-8 मॉक इंटरव्यू दिए थे। 7-8 मॉक। हाँ। और उसके बाद मेन जो इंटरव्यू हाँ, था, उसके बाद यूपीएससी वाला। कौन सा टफ था? मुझे ऐसा लगता है मॉक इंटरव्यू ज़्यादा टफ थे। वो बच्चे को पहले ही इस तरह से प्रिपेयर कर देते हैं कि वहाँ पे जाके आप मतलब ऑलरेडी इतना प्रेशर झेल चुके हो मॉक्स में कि यूपीएससी में जाके आपको ऐसा ना लगे कि भाई वहाँ पे, और यूपीएससी में एकदम मतलब कंफर्टेबल फील करवाते हैं वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको डराएंगे, मतलब आराम से रिलैक्स करेंगे कि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ ही आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आराम से जवाब दें, और कोई फैक्चुअल पूछते नहीं है, वो सारे सिचुएशनल पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा हो जाए तो उनमें तो आंसर्स देने ही होते हैं। अच्छा, बात करें हमारे आम जनता की, तो आम जनता में हमारे साथ सबसे ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में से आप हो सकता है कि कुछ % युवा ऐसे हों जो आपसे प्रेरित होकर यूपीएससी की तैयारी करने चल पड़े। अब विशेष बात यह है कि यहाँ पर जानकारी का थोड़ा सा अभाव रहता है। हालांकि यूट्यूब के ज़माने में आज ऐसा असंभव सा है, लेकिन जो आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये भी यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे होंगे, तो ये लोग जानना चाहेंगे, इनमें से कुछ % लोग, कि क्या प्रोसीजर है, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या योग्यताएं हैं और किस प्रकार से इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, इनको बताएं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ सर, फॉर्म तो फरवरी में निकल जाते हैं, और गर्ल्स के लिए तो वैसे भी कोई फीस नहीं होती है यूपीएससी में, 0 होती है। एज वगैरह? एज 21 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जनरल के लिए 32 होती है, देन ओबीसी के लिए 35 होती है, और SC STs के लिए एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब अटैम्प्ट्स भी होते हैं, लेकिन इतने होते हैं, इनफ होते हैं। मतलब जनरल वाले के लिए 6 अटैम्प्ट होते हैं, ओबीसी वाले के लिए शायद 8 या 9 अटैम्प्ट होते हैं। और उसके बाद प्रीलिम्स होता है हमारा। प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि भाई इतने बच्चे हैं, तो बस वो तो सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए होता है कि लाखों में लोग भरेंगे तो फिर उनमें से हमें 1000 चूज़ करने हैं, तो इस वजह से प्रीलिम्स होता है, जिसमें एक GS का पेपर होता है, एक CSET का पेपर होता है। उसके बाद वो क्वालिफाई हो जाता है, देन मेंस होता है। मेंस में हमारे 4 तो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, उनका सिलेबस होता है डिफ़ाइन कि आपका उन्हीं में से एग्ज़ाम आएगा। जैसे हिस्ट्री का होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस का होता है, देन इकोनॉमी का होता है, देन 4th वाला हमारे इथिक्स वैल्यूज़ होती हैं, जो मोरल वैल्यूज़ उनके लिए होता है। और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के होते हैं, वो हमें चूज़ करना होता है अपने हिसाब से, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें अच्छा लगे, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, इसके 2 पेपर होते हैं। देन एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग होते हैं, हमें क्वालिफाई करना होता है बस उनमें। और एक पेपर ऐसे का होता है,
तो फिर इन सब का स्कोर बनता है और देन लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है हमारा इंटरव्यू के रूप में, और देन इन सब के ऐड होके फिर मेरिट लिस्ट बनती है, हमारी रैंक्स आती हैं। जिसमें मेरे 2 सवाल निकल कर आएंगे। एक सवाल तो मेरा ये कि आपने किससे किया था, हिंदी से किससे? मैंने हिंदी मीडियम से किया था। तो इसमें आपने बताया कि एक हिंदी और इंग्लिश दोनों का टेस्ट होता है। हाँ, तो इंग्लिश को कैसे मैनेज किया फिर आप? इंग्लिश मतलब वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है और शायद मुझे पता नहीं, शायद 33% लेने होते हैं मतलब क्वालिफाइंग। तो उसमें एस्से आता है और प्रेसी राइटिंग आती है और ये सब आते हैं, ईडियम्स वगैरह थोड़े से। तो मतलब बस क्वालिफाइंग है तो बस टेस्ट लगा लेते हैं तो हो जाता है, वो इतना टफ नहीं है मतलब कि नहीं होएगा इंग्लिश, ऐसी कोई बात नहीं, इतना हार्ड नहीं होता है। मतलब अगर हम टेस्ट सीरीज अच्छे से 2-3 कर लेंगे इंग्लिश की तो देन हो जाएगा, उससे घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रही सब्जेक्टिव या टेक्निकल बातें। बाकी बात करें यहाँ की जो आम जनजीवन आपने यहाँ पर जिया, इस आम जीवन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर पूरा दिखाया भी है कि मात्र एक रूम और वो भी छत पर, और आपका परिवार में जैसे आपके छोटे बहन भाई भी हैं, आपकी माताश्री भी हैं, यहीं पर रहना, यहीं पर पढ़ना, यहीं पर सोना। मतलब ऐसा होता है कि कई बार जैसे हम कल डिस्कस ही कर रहे थे, कैमरामैन साथी जो मेरे पास ये कह रहे थे कि ऐसे जगह पे रह के तो वैसे ही आदमी सोचे कि भाई क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ इस तरह की भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं आ जाती हैं। कैसे अपने आप को प्रेरित रखें? वो तो होता ही था, कभी कभी ऐसा लगता ही था कि यार जो फैसिलिटीज़ दूसरों के पास है वो हमारे पास नहीं, जैसे गर्मी में या फिर सर्दी में ये सब होता ही था। लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। मेरे को ये लगता था कि शायद भगवान जी चाहते हैं स्ट्रगल करवाना, इसलिए मैंने थोड़ा, घर वालों ने भी सपोर्ट किया अच्छे से, कोई काम नहीं करवाया कि बस पढ़ाई के लिए आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। मम्मी ने सपोर्ट किया और मैंने खुद भी मैनेज कर ली वो चीज़ें कि हाँ करना ही है। मेरे को ये लगता था कि थोड़े दिन की तो बात है, थोड़े दिन की तो बात है, तो बस यही सोच रख के अपने आप को मोटिवेट रखा। जी, थोड़े दिन की तो बात है, बाकी फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा। हाँ, क्योंकि कल सम्मान समारोह जो इनका हुआ उसके अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी जिक्र किया। हाँ, मैंने यही बोला कि मेरे दिमाग में यही रहता था कि बस अपनी जो गाड़ी हो उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख जाए और आगे फ्लैग लग जाए, बस ये चीज़ दिमाग में रहती थी कि ये रखना है बस। वहाँ पे लाइब्रेरी में भी था मतलब कि यही मेरे को रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए पीछे और आगे फ्लैग चाहिए अपनी गाड़ी पे। तो बस इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता रहा। लेकिन मोटिवेशन तो आपका इंटरनल और मेंटल लेवल पर था। लेकिन बात करें फाइनेंशियल हेल्प, तो फाइनेंशियल हेल्प कैसे हुई? फाइनेंशियल हेल्प कुछ तो मम्मी ने ही किया, उन्होंने किस्त विस्त ली और जैसे भी मैनेज किया। और मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को, स्कूल भी ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, पार्ट टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए मैं स्कूल में जाती थी, देन अपना पढ़ लेती थी घर आके। और छोटी सिस्टर है उसने भी ट्यूशन्स किए, तो इस तरह से मैनेज की चीज़ें हमने। पिताजी के बारे में बताएं कुछ। ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, छोटे थे उस टाइम हम तो। कौन से सन की बात है? 2011, मैं तो शायद 11 साल की होंगी उस टाइम, तो इतना याद नहीं है कुछ। 2011 के अंदर इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ गया था, बावजूद उसके इन्होंने और इनके परिवार ने पूरे ने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, कल सम्मान समारोह के अंदर एक मधु मैम करके दिखाई पड़ी और उनके बारे में भी काफ़ी मंच से बोला गया। और दूसरा ये भी कि आपने बताया था कि 6 से ऊपर आप नवोदय में गए थे, 1st to 5th में कहा था? हाँ, वहीं मैंने अपनी 5th मतलब जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो यहीं से मन्नू स्कूल से की थी। देन वहाँ से मैम ने फॉर्म फिल करवाया नवोदय का, हमें तो उस टाइम पता भी नहीं था ऐसा कुछ, मैम का ही सपोर्ट रहा, मैम ने ही फिल करवाया। और उसके बाद जब एग्ज़ाम दिया तो सिलेक्शन हो गया। मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मतलब फाइनेंशियल भी उन्होंने बहन भाइयों के लिए भी बहुत कुछ किया। मतलब फ़ीस वीस में कभी ऐसे नहीं कहा मतलब कि फ़ीस चाहिए या कुछ ऐसा। और मुझे भी स्कूल में इसीलिए, मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी पार्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे पूरी सैलरी दी, मतलब फ़ीस से कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि तेरी मेहनत है तो सैलरी पूरी मिलेगी। तो मैम का तो वैसे भी बहुत सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियल भी और इमोशनली भी, मेंटली भी वो बहुत सपोर्ट करती थी कि करना है। और उनका खुद का स्ट्रगल इतना रहा है, उन्होंने यहाँ के गांव मतलब स्कूल इस्टेब्लिश किया छोटा सा, फिर उसके बाद बढ़ा के। तो मैम से भी बहुत कुछ सीखा मैंने, वो स्ट्रगल करना और एक लेडीज़ होके इतना सब कुछ किया, तो वो मैम से भी सीखा है मैंने। जी। अच्छा, एक और बात,
जहाँ हम बैठे हैं ये महेंद्रगढ़ ज़िले का निम्बी गांव है, लेकिन इससे कुछ दूरी पर ही जो पहले भिवानी का हिस्सा होता था लेकिन आज दादरी का हिस्सा है बलाली गांव, जहाँ पर गीता फोगाट, बबीता फोगाट और गोल्ड मेडल वगैरह लेकर आए CWG में, और उनके पिता ने उनको इस तरह के जो अचीवमेंट्स हासिल करने में पूरा सहयोग किया। दंगल मूवी बनी, यहाँ पर भी कभी बनेगी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और विशेष बात यहाँ पर यह कि वहाँ पर बबीता फोगाट थी, यहाँ पर आपकी माता श्री ही बबीता हैं, महावीर जी का रोल भी यही निभा रही है, ऐसा मेरे सुनने में आया, क्योंकि मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि मेन रोल आपकी माता जी का भी है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है मेरी जो सक्सेस है इसके पीछे सारी मेहनत मम्मी की है। खुद तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हम बहन भाइयों को हमेशा मोटिवेट करना और ऐसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना, और लगातार कि बस पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो मुझे लगता है वो मम्मी वाली जो वो रहती थी मन में कि मम्मी को प्राउड फील करवाना है, इस चीज़ से भी मुझे लगा कि ज़्यादा मैं अपने ऊपर प्रेशर रखती थी। अगर प्रेशर रहेगा ना दिमाग पे तो चीज़ें बढ़ेंगी आगे। मुझे ये रहता था कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होएगा, नहीं हुआ तो क्या होएगा। तो ये सोच के जब हम चलते हैं ना कि लेना ही है, इस बार लेना ही है, तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा हमारे फेवर में जाती हैं। श्रेय किसको देंगे, मतलब कुल मिला के? मम्मी को मम्मी को ही है सारा श्रेय। तो पूरी जो सफलता है उसका श्रेय इनकी माता जी को जाता है, अच्छी बात। अच्छा, एक और सवाल मेरा, इस उम्र में जो आपकी उम्र है अप्रोक्स 20-21 साल जो भी है, कॉलेज प्लस ही है बस, है ना, तो इस उम्र के अंदर ज़्यादातर गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी हो, वो लोग मोबाइल पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, चाहे वो गेम खेल रहे हो, चाहे हो सकता है वो मूवी देख रहे हो, चाहे फ़ोन पर बातचीत कर रहे हो। इन सब चीज़ों से, या फिर कह सकते हैं सीधा एक वन वर्ड में, मोबाइल से कैसे दूर रहे या मोबाइल का कैसे फ़ायदा उठाए? मैं ऐसे रखती थी कि मोबाइल जब यूज़ करती थी तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही नहीं देखती थी। जब भी माइंड रिफ़्रेश करना होता था तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल कट जाना है, कभी 10-15 मिनट के लिए हम भी देख सकते हैं। मैं कोई कॉमेडी देख लेती थी या ऐसी चीज़ें देख लेती थी, लेकिन मैं ये ध्यान रखती थी कि फ़ोन में ज़्यादा, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा तो मैं वेस्ट बिल्कुल ना करूँ। मतलब चाहे मुझे ज़रूरी काम हो या कुछ भी हो, मैं हमेशा, मतलब मैंने अपना YouTube इस तरह सेट किया हुआ था कि खोलूँ तो बस UPSC आए। हाँ, मतलब मुझे और चीज़ें देखने को ही ना मिले। मैं इतना जो मेरी जो सर्च लिस्ट थी उसमें भी, और जब खोलती थी YouTube तो उसमें UPSC आता था बस, और कुछ आता ही नहीं था। YouTube भी आपको रिकमेंड UPSC करता था? वो भी रिकमेंड ऐसे ही करते थे, क्योंकि मैं और चीज़ें सर्च ही नहीं करती थी। अगर आ भी जाती थी तो मैं वो डिलीट कर देती ताकि वो दोबारा मुझे रिकमेंड ना करे, मतलब मैं डाइवर्ट ना हूँ उन चीज़ों से। अच्छा, ये बातें रहीं सारी, लेकिन अभी जैसे जिस रैंक के अनुसार आपको जो भी पद मिलेगा, आगे क्या तैयारी है, फ्यूचर प्लानिंग क्या? हाँ, मैं सोच रही हूँ इस बार तो ज्वाइन करना ही है। तो अगर IPS मिल जाता है फिर तो बस IAS ही बचता है एक, जो अगली बार भरेंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर से एग्ज़ाम देंगे अच्छी प्रिपरेशन के साथ, शायद प्रोबेबली IAS मिल जाए अगर मेहनत करेंगे तो। लास्ट सवाल, हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या कहना चाहिए? आपके चैनल को लाइक करें। नहीं, ये क्या है कि हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे और नहीं तो कर देंगे, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो हमारी जो यूथ है, मैंने बताया कि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो युवा है, मतलब कि 18 to 34 के लोग ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगा लो कि 82% ऐसे लोग हैं, यूट्यूब हमें एनालिटिक्स देता है उसमें, कि 82% लोग तो हमारे 18 से 34 साल के ही हैं व्यूवरशिप में। तो ख़ास तौर पर हमारा चैनल युवा है, ठीक है। हमारे युवाओं को, यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में एक एम फिक्स करना है और लगातार उसके लिए काम करना है। मैंने भी अपनी टेबल पे वो जो विवेकानंद जी का थॉट है वो लगा रखा था कि उठो और तब तक लगे रहो, अब जब तक प्राप्त ना हो, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इसलिए मैं जब सोचती थी, पढ़ती थी, तो वही डेडिकेशन रहता था कि बस हो जाए, बस ये हासिल करना है, फिर देखना है। कभी भी फ्रेंड्स के साथ जाना होता था घूमने, में बोलती थी यार सिलेक्शन हो जाएगा फिर जाऊंगी। कहीं भी कुछ भी शॉपिंग या कुछ भी जाना होता था मैं यही बोलती थी यार सिलेक्शन हो जाए। कहती थी कि हाँ सब कुछ सिलेक्शन के बाद ही करना है। मैं हाँ सब कुछ सिलेक्शन के बाद ही करना है। तो बस वो डेडिकेशन होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, भगवान पे भरोसा होना चाहिए। देखिए कितनी प्यारी और अच्छी बातें कही इन्होंने। हमसे काफ़ी छोटी है लेकिन मतलब कि इनकी सोच देखो कितनी आगे, तभी तो UPSC क्रैक कर दिया इन्होंने और फर्स्ट चांस में ही। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आप। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान करें इस विषय पर कि जैसा कि दिव्या राजपूत ने अभी यहाँ पर बताया ख़ास तौर पर कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। पेशेंस रखें, मेहनत करें और अपने मम्मा को प्राउड करने का प्रयास करें, भगवान पर भरोसा रखें, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें,
ऐसा ना हो कि मोबाइल आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं सीखने को मिलती हैं हमें इस इंटरव्यू के माध्यम से। आप लोगों को हमारी ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जो हमारे साथ बैठी हैं दिव्या तंवर, दिव्या राजपूत, जिनका संघर्ष मतलब आप कह सकते हैं कि एक मूवी अगर इस पर बन जाए तो उस मूवी वाले को भी पूरी रिसर्च करके पूरा प्रॉपर मतलब कि तैयारी करके बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ ग्राउंड पर ऑलरेडी है। रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, गांव वाले सभी बता देंगे अपने आप ही। तो ख़ास तौर पर बात यह है कि काफ़ी प्रेरित करने वाला ये वाक़या रहा है पिछले 2-3 दिन से। मैं यहाँ आया फर्स्ट टाइम, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। मैं स्वयं यहाँ के इस घर के इस बहना के जो अचीवमेंट से प्रेरित हुआ, वो मतलब मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आज की डेट में आप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया फर्स्ट टाइम, मैंने देखा, देखने के पश्चात कई देर तक तो मुझे ही समझ में नहीं आया कि ये हो कैसे सकता है। बाकी ये हुआ है और आपके अपने क्षेत्र के अंदर हुआ है, ज़िला महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दे, ताकि इस तरह से जो और जो बहन हैं, बिटियां हैं, गुड़ियां हैं या फिर कोई भाई भी है, बाकी लड़के पढ़ते तो कम हैं, लड़कियां ज़्यादा आगे जा रही हैं, लेकिन कोई भी जो देखे वो प्रेरित हो सके और वो अपने प्रयास जारी कर सके और इस तरह का सम्मान वो भी पा सकें, इस तरह के अचीवमेंट वो भी हासिल कर सकें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।